अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर अदील अजमत और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जिसके ऊपर मैं बहुत टाइम से बात नहीं की। टॉपिक बहुत अहम था, लेकिन सिविलियन एयरलाइन क्रैशेस के ऊपर मैं ज्यादातर बात नहीं करता, लेकिन आज मैं जरूर बात करूंगा क्योंकि क्रैश की फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आ चुकी है। क्रैश जिसकी मैं बात करूं इंडियन एयरलाइंस का 787 ड्रीम लाइनर है, उसके ऊपर मैं जरूर बात करूंगा। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि शायद एक दो दिन पहले मैंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब फ्लॉक ऑफ बर्ड्स की एक वीडियो शेयर की थी। उस वीडियो को शेयर करने का मकसद हरगिज ये नहीं था कि एक फियर या पैनिक दिखाया जाए कि देखिए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स है, रनवे के करीब है, ये बिग बर्ड्स हैं और ऑफ कोर्स बर्ड्स टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान किसी भी वक्त जहाज के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं। हम बर्ड हिट्स की तो बात करते हैं। बर्ड हिट्स क्या है? बर्ड हिट्स है बेसिकली व्हेन एयरप्लेन इज फ्लाइंग तो काफी स्पीड से फ्लाई कर रहा होता, ठीक है, टेक ऑफ हो या लैंडिंग हो उस वक्त भी ट्रिमेंडस स्पीड। अब जो वेलोसिटी होती है, जिस वेलोसिटी से वो बर्ड आके एयर फ्रेम से टकराता है, नोज से टकराए जहां पे रेडार है, एयर फ्रेम से टकराए, वो इस कदर तेज होती है यहां तक कि लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त भी, ऑल्दो हमें लगता है कि शायद लैंडिंग के वक्त द एयरक्राफ्ट इज एट इट्स मिनिमम, ऑफ कोर्स इट इज कमिंग डाउन एंड टेक ऑफ जब वो गेन कर रहा होता है स्पीड, लेकिन हम रिलेटिव स्पीड की बात कर रहे हैं। अगर आप 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार को भी किसी भी तरीके से कम नहीं कह सकते। इस रफ्तार पे अगर कोई बर्ड अगर हिट करेगा एयरप्लेन को, सिवियर डैमेज टू द बॉडी ऑफ द एयरप्लेन, ठीक है। और सबसे नुकसानदेह चीज तब होती है जब बर्ड इंजेक्शन होती है इंजन्स में। ये जो इंजन्स आप देख रहे हैं, ये बेसिकली बहुत छोटे इंजन्स बने हुए हैं। मेरे स्टूडेंट के पास शायद ज्यादा वक्त नहीं था, बहुत अच्छा मॉडल मेरे स्टूडेंट ने मुझे बना के दिया, लेकिन इस मॉडल में जो इंजन्स हैं यहाँ पे बहुत छोटे नजर आ रहे हैं, इससे बहुत बड़े इंजन्स होते हैं। अगर बर्ड आपके इंजन में चला जाता है, एयरक्राफ्ट के इंजन में चला जाता है, तो इट कैन कॉज अ लॉस ऑफ पावर, कम से कम लॉस ऑफ पावर, और ज्यादा से ज्यादा द इंजन कैन फ्लेम आउट, ठीक है। तो कंबस्शन रुक जाती है, फ्यूल इनटेक जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, एयर फ्लो डिस्टर्ब हो जाती है, ब्लेड्स ऑफ द टर्बाइन गेट डैमेज, और सबसे बढ़कर ये कि वो इंजन आपका आउट ऑफ सर्विस हो जाता है। लेकिन फिर भी खतरे की कोई बात नहीं, अगर ऐसी कोई बात होती भी है द सेकेंड इंजन कैन टेक ओवर। लेकिन जब टेक ऑफ और लैंडिंग की बात होती है तो आपके पास जो एक अवेलेबल हाइट होती है फॉर रीगेनिंग द कंट्रोल्स ऑफ द एयरप्लेन वो बहुत कम होती है। इसीलिए क्रैश इन हडसन, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि जो एयरबस न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से जिसने फ्लाई किया, देयर वाज अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स जो उसके रास्ते में आया, और इट वाज सो अनलकी कि वो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स दोनों इंजन्स में इंजेस्ट हो गया, ठीक है। इट गॉट डीप इनसाइड द इंजन्स, दोनों इंजन्स उस बर्ड इंजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर सके और फ्लेम आउट हो गए। एज अ रिजल्ट देयर वाज अ टोटल लॉस ऑफ पावर। तो जो मैंने फ्लॉक ऑफ बर्ड्स की बात की इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब, इट्स नॉट अलार्मिंग, इट्स नॉट अलार्मिंग। उसकी एक वजह है, देखें एयरपोर्ट्स रनवेज इतने बड़े होते हैं कि आप उसको मैन्ड नहीं कर सकते। आप हर जगह पे उन बर्ड्स को उड़ाने के लिए यू कैन नॉट हैव शूट अप, ठीक है, वो नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं हो सकता, दुनिया के बड़े एयरपोर्ट्स में नहीं हो सकता। इसलिए जो दुनिया है वो इन सॉल्यूशन से आगे इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस पे जा रही है, लेकिन नथिंग इज फूल प्रूफ। तो हर एयरपोर्ट पे, चाहे वो आपको कोई भी एयरपोर्ट हो, उसके प्रेमिसेस के अंदर भी ऐसे बर्ड जरूर आ जाते हैं जो कि फ्लॉक्स की सूरत में होते हैं और कुछ टाइम के बाद वहां से आगे चले जाते हैं। हाँ, खतरे की बात तब होती है जब बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो जाएं कि ये फ्लॉक ऑफ बर्ड्स बिल्कुल प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान बिल्कुल उनके सामने आ जाए, तो आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनीथिंग द पायलट कैन डू, नो वन कैन डू एनीथिंग। तो बर्ड हिट्स हर कंट्री में होते हैं, हर एयरपोर्ट में होते हैं। हाँ, ये दिखा देना कि बर्ड्स के फ्लॉक्स मौजूद हैं और एटलीस्ट जहां पे पॉसिबल हो वहां से उनको उड़ा दिया जाए, तो दिस इज व्हाट इज ह्यूमनली पॉसिबल। सो वी कैन नॉट हैव फुल प्रूफ सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो ये तो मैं बात करूंगा उस वीडियो के हवाले से जो मैंने
यूट्यूब पे पोस्ट की। तो नथिंग टू वरी, नथिंग टू वरी। अगर ये फ्लॉक ऑफ बर्ड्स एयरपोर्ट पे ना भी हो तो एज सून एज द प्लेन फ्लाइज, और जब तक वो 1000 फीट 2000 फीट तक जाता नहीं है, तो देर इज ऑलवेज अ डेंजर कि ईगल्स, काइट्स, वल्चर्स, ये वो तमाम के तमाम 1000 फीट तक ऐसे आपके ऑब्स्टिकल्स होते हैं। इसको मैं फॉरेन ऑब्जेक्ट डिब्री भी मैं बोल दूं, डिब्री की जगह मैं फॉरेन ऑब्जेक्ट्स बोल देता हूं, लाइव फॉरेन ऑब्जेक्ट्स बोल देता हूं। तो ये वो तमाम बर्ड्स हैं, ये एक 1000 फीट तक तमाम वो चीजें हैं जो मीडियम लेवल और हाई लेवल और लो लेवल फ्लाइंग बर्ड्स को इंजेस्ट कर सकते हैं, ये एल्टीट्यूड। तो ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है, और इसी वजह से ये वो वक्त होता है टेक ऑफ और लैंडिंग का कि दोनों पायलट्स, द कैप्टन एंड द को पायलट, दे आर 110% वो आपकी जो विंड स्क्रीन है उससे बाहर देख रहे होते हैं। विजुअल उनका होता है कि दे हैव अ लुक आउट फॉर द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, और इंस्ट्रूमेंटेशन पे भी उनकी नजर होती है, और बहुत टेंस एनवायरनमेंट होता है। लेट मी पुट इट दिस वे, द एनवायरनमेंट इन द कॉकपिट इज रियली रियली टेंस ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग। और टेंस एनवायरनमेंट को मैं एक पॉजिटिव तरीके से पेश कर रहा हूं। हम लोग नॉर्मली जब कहते हैं ना बहुत टेंस एनवायरनमेंट है, तो ये एक नेगेटिव कनोटेशन होती है। मैं टेंस एनवायरनमेंट को इस तरह कहूंगा कि एक्सट्रीमली कॉशियस, एक्सट्रीमली केयरफुल एनवायरनमेंट होती है, एक्सट्रीमली ऑब्जर्वेंट एनवायरनमेंट होती है। और इसी से अब मैं रिलेट करूंगा उस इंसिडेंट के बारे में, जिस इंसिडेंट की रिपोर्ट आ गई है एयर इंडिया के क्रैश की। 787 ड्रीम लाइनर है, मैंने इसके ऊपर पहले बात नहीं किया, लेकिन अब मैं इसके ऊपर बात जरूर करूंगा। देखिए, जो अब हम रिपोर्ट की तरफ आते हैं, रिपोर्ट जो कि शाया हुई, और मैंने क्यों इस रिपोर्ट के ऊपर तबसरा करने से पहले मैंने फ्लॉक ऑफ बर्ड्स की बात की, मैंने क्यों बर्ड इंजेक्शंस की बात की, क्योंकि इस एयर इंडिया 787 ड्रीम लाइनर में ड्यूअल इंजन फेलियर हुआ है। अच्छा, वो ड्यूअल इंजन फेलियर निहायत क्रिटिकल टाइम पे हुआ, निहायत क्रिटिकल टाइम पे। देखें, जो टेक ऑफ का फौरन बाद का टाइम होता है वो तो बहुत क्रिटिकल टाइम है। वो इसलिए क्रिटिकल टाइम है कि उस वक्त अगर सिस्टम्स फेल होते हैं, और वो सिस्टम्स अगर एक हद तक फेल होते हैं, तो प्लेन चाहे वो जितना मर्जी मॉडर्न क्यों ना हो, वो एक हद तक उसको कंट्रोल कर सकता। उससे आगे प्लेन की कोई पावर नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, और वो एग्जांपल इसी प्लेन की है। ये एक 787 ड्रीम लाइनर है, मैं आपको फिर बताऊंगा इसमें, और मुझे कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही कि 787 ड्रीम लाइनर को हम कैसे बनाए इससे, बजाय इसके कि इसके इंजन को जरा सा बड़ा कर दिया। ये 787 ड्रीम लाइनर स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक है। ये बात दुरुस्त है कि बोइंग एयरक्राफ्ट को अपने 737 मैक्स की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बोइंग के तमाम एयरक्राफ्ट जो हैं वो एयरबस से किसी भी तरीके से कम है। ठीक है, कुछ एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम्स आई हैं, एयरबस के भी कुछ एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम्स आती हैं। एयरबस का A380 कॉन्सेप्ट जो है वो उस अपनी एक्सपेक्टेड लाइफ से बहुत पहले रिटायर हो गया, ठीक है। तो आप अगर एयरबस A380 के रिकॉर्ड को भी अगर सर्च करेंगे तो इसमें भी बहुत से प्रॉब्लम्स आई हैं। देयर वाज एन इंजन दैट ब्लू अप, आई थिंक दैट वाज क्वांटस, ठीक है। तो एक एयरलाइन का इंजन भी ब्लो अप हो गया, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। लेकिन अभी हम इस चीज से मुबर्रा होके, इस चीज से अबव एंड बियॉन्ड होके बात करेंगे कि हम वीडियो में क्या देखते हैं। सबसे पहली चीज जो हम वीडियो में देखते हैं वो ये है कि जैसी 787 ड्रीम लाइनर ने टेक ऑफ किया, उसके फौरन बाद आपको रनवे के ऊपर डस्ट उड़ती नजर आई है। जो डस्ट उड़ती नजर आई है, जो मिट्टी से उड़ती नजर आई है, वो एक क्लियर इंडिकेशन है। देखिए, आपके रनवे चाहे कोई भी एयरपोर्ट हो दुनिया का, इट इज एज क्लीन एज एनीथिंग। एक तो रनवे को क्लीन रखा भी जाता है, फिर जहां पे जहाजों की आमदोरफ्त होती है, जहां पे इतना आपका आफ्टर बर्नर्स यूज हो रहे हैं, आफ्टर बर्नर्स तो फाइटर जेट्स के हवाले से होते हैं, लेकिन टोगा जो टेक ऑफ एंड गो अराउंड द सेटिंग के ऊपर आपके जो इंजन हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपके रनवे के ऊपर तो एक स्पेक ऑफ डस्ट भी नहीं होता। ये सिर्फ उस वक्त होता है जब आप रनवे को मैक्सिमम यूज कर चुके होते हैं और आप उस थ्रेशोल्ड से आगे जा चुके होते हैं जो कि पेव्ड रनवे होता है।
जैसी पेव्ड रनवे खत्म हुआ, थ्रेश होल्ड उसका खत्म हुआ, उसके फौरन बाद दो चीजें आती हैं, या रनवे खत्म होने के बाद जो एक ग्रासी पैच आता है वो, या उससे पहले वो थ्रेश होल्ड जो नॉर्मली यूज नहीं होता, जिसके ऊपर जो थ्रस्ट है वो जमीन के ऊपर नहीं गिरता और वहां पे मिट्टी एक्यूमुलेट होती रहती है। दोनों सूरत हाल में ये शो कर रहा है कि दिस 787 ड्रीम लाइनर टुक सो लॉन्ग, अब उसने इतना ज्यादा वक्त क्यों लिया रनवे के ऊपर कि वो थ्रेश होल्ड के इतनी करीब आके टेक ऑफ करे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा सवाल है। आप YouTube पे जाके वीडियोस देखिए, किसी भी एयरक्राफ्ट की जो है वो टेक ऑफ देखिए, आपको कभी भी टेक ऑफ के फौरन बाद रनवे के साइड से मिट्टी उड़ती नजर नहीं आती है, क्योंकि वो एक खास थ्रेश होल्ड से पहले टेक ऑफ कर जाता। तो सबसे पहले तो ये एक रेड लाइट्स यहां से शुरू हो जाती हैं, यहां पे हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। मैं आता हूं इस रिपोर्ट के ऊपर, जिस रिपोर्ट के ऊपर ये कन्वर्सेशन बताई गई है कि एक पायलट ने दूसरे पायलट से कहा, व्हाई डिड यू कट ऑफ, ये जो फ्यूल कट ऑफ स्विचेस थे इसके मुतालिक, और दूसरे ने कहा आई डिडंट डू इट, आई डिडंट डू इट। उसके ऊपर आता हूं। देखिए, जब भी एयरक्राफ्ट रनवे के ऊपर अपना रोल कर रहा होता है, तो चाहे कैप्टन उसको टेक ऑफ करा रहा है या फर्स्ट ऑफिसर टेक ऑफ करा रहा है, इट डिपेंड्स। जिस का भी रोल है टेक ऑफ कराने का, दूसरा जो होगा वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स के ऊपर अपनी नजर रख के बैठा होगा, ठीक है। और जब जब कोई एक्शन होगा तो पहला पायलट दूसरे पायलट को अपने एक्शन के मुतालिक बताता है कि दिस इज व्हाट आई हैव डन, ठीक है, और दूसरा पायलट उसके उन एक्शंस को रिपीट करता है वर्बली, ताकि इट्स अंडरस्टूड। तो जब भी एक एयरक्राफ्ट की टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है तो उसमें जो थ्रॉटल सेटिंग होती है, चाहे वो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट हो या 4 इंजन एयरक्राफ्ट हो या सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट हो, इट इज ऑलवेज टोगा, TOGA, टेक ऑफ एंड गो अराउंड, विच इज मैक्सिमम थ्रस्ट, बिकॉज यू रिक्वायर मैक्सिमम थ्रस्ट। आपको मैक्सिमम थ्रस्ट चाहिए होता है टेक ऑफ कराने के लिए। तो आपको पता होता है कि रनवे कितनी है, मेरे एयरक्राफ्ट का वेट कितना है, मेरा V1 क्या होगा, मेरी रोटेट स्पीड क्या होगी, कितनी लेंथ पे मैंने रोटेट कर देना है, किस लेंथ पे, किस रनवे की किस लेंथ के ऊपर जाके मेरा जो डिसीजन है आइदर टू अबोर्ट और कंटिन्यू विद द टेक ऑफ, ये मैंने लेना है। तो जैसे ही आप थ्रस्ट जो है वो टोगा पे करते हैं, टेक ऑफ एंड गो अराउंड, और थ्रस्ट लीवर के नीचे फ्यूल कट ऑफ स्विचेस हैं विच आर प्रोटेक्टेड। वो ऐसे स्विचेस नहीं है कि आपने थ्रस्ट किया, हाथ वापस कर रहे हैं तो आपके हाथों से क्लिक हो गए और दोनों नीचे जो है वो कट ऑफ स्विचेस हो गए। ये एक फेल सेफ मैकेनिज्म होता है जिसमें यू हैव टू पुल इट अप फ्रॉम इट्स पोजीशन एंड देन गेट इट डाउन एंड रिलीज द लॉक, और इसको करने में कम से कम 1 सेकेंड पर स्विच लगेगा, अराउंड 1 सेकेंड, 1 to 2 सेकेंड पर स्विच। अगर बहुत तेजी से करते हैं तो 1 सेकेंड पर स्विच, और नॉर्मल प्रोसीजर में 2 सेकेंड स्विच, ठीक है। और यह बात वेरीफाई होती है कि जब रीलाइट करने की कोशिश की गई, ठीक है, जब रीलाइट करने की कोशिश की गई इंजन को, तो 4 सेकेंड्स का टाइम लगा दोनों स्विचेस को, तो 2 सेकेंड्स फॉर 1 स्विच। तो ये तो बात समझ नहीं आती कि किसी ने 1 सेकेंड में दोनों स्विचेस को कैसे जो है वो फ्रॉम रन टू ऑफ पोजीशन कर दिया है। अब हम आते हैं कि जब ये टोगा हो रहा होता है, टेक ऑफ एंड गो अराउंड थ्रस्ट के ऊपर जा रहा होता है, तो ऑफ कोर्स दोनों पायलट्स ना सिर्फ ये कि विंड स्क्रीन के बाहर देख रहे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर भी देख रहे होते हैं, किसी भी ऐसी एबनॉर्मेलिटी को सेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या थ्रस्ट के साथ साथ पॉजिटिव स्पीड है, V1 अटेन हो गया है, तमाम सिस्टम्स नॉर्मल चल रहे हैं, ओके फाइन, देन द पायलट सेज रोटेट एंड देन प्लेन को उड़ाया जाता है रनवे के ऊपर से। तो ये तमाम का तमाम मैकेनिज्म होता है। ऐसे ही टेक ऑफ हुआ और रेड डिप्लॉय हो गया, तो ये शो कर रहा है कि उसी वक्त कट ऑफ स्विचेस कट ऑफ पोजीशन में ले आया गया था। इस वजह से दोनों इंजन्स की पावर कट ऑफ हो चुकी थी, थ्रस्ट 0 पे आ चुका था, और चूंकि थ्रस्ट 0 पे आ चुका था तो रेड वाज डिप्लॉयड ताकि वो पावर दे सके, और दोबारा से इंजन को रीलाइट करने की कोशिश की गई। इसी मौके पे पहले पायलट ने दूसरे से कहा, व्हाई डिड यू कट ऑफ। अब जब भी रनवे के रोल के ऊपर कोई ऐसी एनोमली होती है, कोई ऐसी भी
कोई ऐसी चीज फील होती है कि थ्रस्ट लूज हो रहा है, तो पहला पायलट कभी दूसरे पायलट को ये नहीं कहता कि ये तुमने क्या किया, वो पूछते हैं ये क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, व्हाट इज हैपनिंग, एंड दे लुक एट द कंट्रोल्स इन फ्रंट ऑफ देम कि ये क्या हो गया, फ्लेम आउट हो गया, बर्ड इंजेक्शन हो गई, लॉस ऑफ पावर क्यों हो गया। एक दूसरे से ये नहीं कहता ये तुमने क्या कर दिया, ये तुमने कट ऑफ क्यों कर दिया। इसका मतलब है कि जो दूसरा पायलट था उसने अपनी पेरिफेरल विजन में पहले पायलट को कट ऑफ करते देखा। प्रॉब्लम यहां पे ये आती है कि 1 सेकेंड कट ऑफ बहुत मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। अगर ये होता 3 सेकेंड कट ऑफ, 2 सेकेंड कट ऑफ, तो शायद पॉसिबल था, लेकिन इट कुड नॉट हैव बीन लेस देन 3 सेकेंड्स। 4 सेकेंड्स नॉर्मली दिस इज व्हाट हैपेंस, लेकिन 3 सेकेंड्स अगर बहुत तेजी से भी कट ऑफ किया जाए तो 2 या 3 सेकेंड्स इसमें लगते हैं। अब हम दूसरी तरफ भी जाते हैं, अब हम एनालिसिस की तरफ जाते हैं। मेरा एनालिसिस ये है कि क्वेश्चंस इस रिपोर्ट में बहुत पूछे जा सकते हैं। पहली चीज ये है कि कन्वर्सेशन को पूरा रिलीज क्यों नहीं किया गया। क्या पायलट ने सिर्फ ये पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, कट ऑफ क्यों किया, दूसरे ने कहा मैंने नहीं किया, देन व्हाट हैपेंड। क्योंकि अगर पहले पायलट ने दूसरे पायलट को देख लिया हो कि इसने कट ऑफ किया, तो आपका क्या ख्याल है, वो सिर्फ ये पूछेगा तुमने कट ऑफ क्यों किया, क्योंकि दिस इज अ क्लियर सुसाइडल मिशन, नथिंग एल्स। वो कोई ना कोई ऐसी बात जरूर करेगा कि यू आर कमिटिंग अ सुसाइड, आर यू मैड, क्योंकि दैट वाज अ 100% क्रैश सिनेरियो। आप अगर 200 फीट के ऊपर स्विचेस को कट ऑफ कर देते हैं, देन दिस इज अ 100% क्रैश, 100% क्रैश। इंजन्स को रीलाइट फौरन नहीं होते, इंस्टेंटेनियस नहीं होता, इंजन्स रिक्वायर टाइम। तो उसने जितना मोमेंटम बनाया हुआ था टेक ऑफ के ऊपर, वो मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता वो लूज होता गया एंड द प्लेन स्टार्टेड कमिंग डाउन। जैसे कि प्लेन नीचे आ रहा था, चूंकि रीलाइट हो चुका था, अब इंजन सीक्वेंस दोबारा से फ्यूल आना शुरू हो गया था, लेकिन ये कोई इंस्टेंटेनियस पावर नहीं होती कि ये इंस्टेंटेनियसली जहाज को उड़ा के ले जाए, इट रिक्वायर्स टाइम। अगर कुछ एल्टीट्यूड होता, इनके पास 500-600 फीट होते, तो देयर वाज अ चांस कि ये शायद बिल्कुल एंड में ले जाता। तो अगर 500-600 फीट होते तो शायद ये एयरक्राफ्ट को बचा सकता था। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मेरे ख्याल से पायलट्स को ब्लेम कर देना सबसे इजी वे आउट है। मैं ये नहीं कह रहा कि पायलट्स को ब्लेम नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पायलट्स को ब्लेम कर देना, आप एयरक्राफ्ट को 100% ऑफ द हुक कर रहे हैं, 100% ऑफ द हुक। मेरा तो सबसे पहला सवाल यह बनता है कि एयरक्राफ्ट एक ऐसी सिचुएशन में आया कैसे कि उसने अपने रनवे थ्रेशहोल्ड से आगे जाके टेक ऑफ किया। आप वीडियो में देखें तो आपको नजर आएगा कि द डस्ट इज ब्लोइंग अप, डस्ट उड़ रही है। ये सबसे पहली चीज है। फिर कई दफा ऐसा होता है कि एयरक्राफ्ट जब टेक ऑफ करता है, तो टेक ऑफ करने के बाद वो पॉजिटिव क्लाइम नहीं रख सकता। आपको पता है गियर अप सिर्फ तब किया जाता है जब आपका पॉजिटिव क्लाइम अचीव हो जाए। तो अगर पॉजिटिव क्लाइम अचीव नहीं हो रहा तो आपका गियर अप नहीं होगा, आप गियर अप खुद नहीं करेंगे क्योंकि पॉजिटिव क्लाइम अचीव नहीं हुआ। आप रोटेट के बाद जब पॉजिटिव क्लाइम की आपको पता चलता है देयर इज अ पॉजिटिव क्लाइम गोइंग ऑन इन द एयरप्लेन इज पॉजिटिवली गोइंग अप, और वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं नॉर्मल इनपुट पे, तो फिर आप गियर अप करते हैं। आप गियर अप कभी भी ऐसी एबनॉर्मल सिचुएशंस में नहीं करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं ऑल्दो इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि सुसाइडल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं। जर्मन विंग्स में हमने देखा कि द पायलट उसने अपने आप को लॉक कर लिया जब कैप्टन वॉशरूम की ब्रेक पे गया और कैबिन को लॉक कर दिया, और उसने अपने एयरक्राफ्ट को जमीन की तरफ करके तबाह कर दिया। तमाम के तमाम पैसेंजर्स जो हैं वो अपनी जान से गए, और बाद में ये पता चला दैट ही वाज साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब। और ये एक टेक्स्ट बुक सिनेरियो होता है जिसमें कोई भी ऐसा बंदा जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होता है, जिसका पता नहीं चलता, ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब बंदे का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज
they try to act natural. They do act natural. Rather, they are more happy than they pretend to be more happy than the other people. You just cannot find out those people. और चूंकि ये fears होते हैं, तो ये fear भी होता है कि if I go, I will not go alone. I'll take people with me. You know, for example, if some kid is afraid of the darkness, the kid is going to grab some of his friends to go with him. वो बच्चा किसी बड़े का, किसी साथ अपने साथी का सहारा लेगा किसी अंधेरे कमरे में जाने के लिए. So it is quite likely that most of the pilots who commit suicide would normally commit suicide in an airplane with all the passengers inside. It's a psychological thing, मेरे ख्याल से. और दूसरी बात यह है कि अगर उसने सुसाइड करना ही था तो उसने ये क्यों कहा कि मैंने ये नहीं किया. ऑफ कोर्स उसने इसलिए कहा, वो सुसाइड करना चाहता था, मगर वो ये नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली के ऊपर ये मार्क सारी जिंदगी के लिए लगे, क्योंकि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में तो सब आ जाना था. तो जस्ट इन ऑर्डर टू, ऑल्दो उसका एक्शन तो सामने आ ही गया, लेकिन कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में उसने अपना आप क्लियर कर दिया. उसने कहा कि आई हैवंट डन एनीथिंग. तो चीजें जो हैं वो अनफोल्ड हो रही हैं. लेट्स सी हाउ दीज अनफोल्ड. लेकिन इट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट. आई विश कि हमें बोइंग ड्रीम लाइनर 787 के मुतालिक भी जो उसकी वेल बीइंग है उसके मुतालिक भी जल्द पता चले, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है इन एयरक्राफ्ट्स में तो वो प्रॉब्लम्स रेक्टिफाई हो जाएं, रादर देन उनको हाइड किया जाए और कोई भी ऐसी सिचुएशन दोबारा अराइज हो जैसे कि 737 मैक्स के साथ अराइज होती गई और there was a loss of lot of lives were lost. तो this is it. मैं इससे बात करना चाहता था और कल मैं बात करूंगा पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से और डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक पाकिस्तान एयरफोर्स के मौक़िफ़ की तायीद की है that 5 jets were shot down, इसके मुतालिक बात करूंगा. Do like, subscribe and support Professor Adil Azmat. Allah Hafiz.